नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। शुरुआत खबरों की हाथरस हादसे से। सत्संग हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और हादसे में घायल 35 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे। सीएम योगी हादसे की जगह भी गए और वहां का मुआयना किया। कहा कि मामले की न्यायिक जांच होगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हादसे की जांच करेंगे। एसआईटी भी इस बड़े हादसे की जांच कर रही है। जांच टीम ने कुछ प्रारंभिक रिपोर्ट या कहें कि जानकारियां सरकार से साझा की हैं। हाथरस में भोले बाबा के जिस आश्रम में सत्संग के बाद भगदड़ मची थी, वहां से कई चौंकाने वाले दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आश्रम से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। 21 बीघे में बने आश्रम के अहम दस्तावेज राजस्व विभाग के कब्जे में हैं और 21 बीघा जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ बताई जा रही है। आश्रम की जमीन को गिफ्ट में मिला दिखाया गया था। आश्रम जाने के लिए निजी सड़क भी बनाई गई थी। कई और जगहों पर करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज की पड़ताल की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण से हाथरस हादसे पर बात की है हमारे सहयोगी सिकता देव ने। उन्होंने कहा कि बाबा को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है और ईमानदारी से मामले की जांच होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर सभी अधिकारियों से मिलकर लखनऊ लौट गए हैं और उन्होंने तमाम निर्देश भी दिए हैं। इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राज्य सरकार में मंत्री असीम अरुण जी हैं, जो हाथरस के प्रभारी भी हैं। असीम जी, क्या तय हुआ है? सबसे बड़ा सवाल जो हम सुबह से पूछ रहे हैं वो बाबा हैं कहाँ? क्या राज्य सरकार को इस बारे में जानकारी है? जो पहला घटना के बाद 24 घंटा था वो रिलीफ और रेस्क्यू का था। हम लोग सब ने मिल करके बहुत अच्छे से बड़े व्यवस्थित तरीके से सारे घायलों का उपचार का प्रबंध किया। जो परिवार दुर्भाग्य से जिनके घर में कोई मृत्यु हुई है, 121 ऐसे लोग अभी तक पुष्ट हुए हैं, उनके डेड बॉडीज़ को हैंडओवर करने का काम किया। क्रिमेशन का काम अभी चल रहा है। अब समय है ये तय करने का कि गलती किसकी है, उनको दंडित करने का। एक एफआईआर दर्ज की गई है, एक जांच टीम एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में बनाई गई है प्रशासनिक चीजें देखने के लिए, और अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि एक जुडिशियल कमीशन भी इसमें गठित की जा रही है। व्यवस्था जो अनुमति जिस व्यवस्था के लिए मांगी गई थी, 40 लोग तैनात है। मेरा सवाल फिर वही है, 80,000 लोगों के लिए 40 क्या काफी है? नहीं, 40 नहीं, काफी ज्यादा लोग इसमें तैनात थे। 40 तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात थे। इसके अलावा सिविल पुलिस के, महिला पुलिस के लोग थे, एलआईयू के लोग थे, होमगार्ड्स थे, पीआरडी थे, और उसके अलावा कितने लोग होंगे कुल? जी, ये अभी एडीजी जांच कर रही है, उसमें इसका परीक्षण किया जा रहा है। मैं इस पे निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहूंगा अभी, लेकिन 40 का फिगर जो संक्षिप्त फिगर है, ना ही मैं किसी को डिफेंड भी करना चाहूंगा स्टेज पे। जांच पूरी निष्पक्षता से होगी। जिसका आपराधिक कृत्य है, जिसकी प्रशासनिक गलती है, उसको जरूर दंडित किया जाएगा। पहला 24 घंटा रेस्क्यू और रिलीफ का था, वो हमने सफलतापूर्वक पूरा किया। अब व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी जांच है। फिलहाल इस तरह के सत्संग को मैनेज करने के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था। एक सर्कुलर बना हुआ है, लेकिन उसको और गहरा करने की जरूरत है, स्टैंडर्ड्स को परिभाषित करने की जरूरत है। ये मुख्यमंत्री जी ने अभी निर्देश दिया है, इसको हम लोग करेंगे जिससे कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना हो। तो जिस बाबा के बारे में बात हो रही है, जो प्रवचनकर्ता जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स काफ़ी हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आपके विरोधी पार्टी के नेताओं के साथ ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो क्या उस बाबा तक पहुंचने में कुछ ये बात सामने आ रही है कि कुछ संरक्षण उसको मिला हुआ है, तभी एक तरह से हिचकिचाहट है? कोई संरक्षण का प्रश्न नहीं है। जैसे मैंने बोला, पहला 24 घंटा रेस्क्यू और रिलीफ का था। अब जांच का समय शुरू हुआ है और कोई भी व्यक्ति, चाहे मुख्य प्रवचन करता हो, चाहे सेवादार हो, जिसकी गलती है उसको दंडित किया जाएगा। जांच अवश्य होना चाहिए, फेयर जांच होना चाहिए, तेज जांच होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। तो संरक्षण किसी तरह का नहीं मिला हुआ है, ऐसा मंत्री जी बता रहे हैं। हाथरस में जो हादसा हुआ है, उसने एक झटके में ही दर्जनों परिवार
उजाड़ दिए हैं। हादसे में प्रशासनिक लापरवाही तो जरूर है, जो कि खुलकर सामने आई है। साजिश की भी जांच की जा रही है, लेकिन एफआईआर में बाबा, जिनका वहां प्रवचन था, जिसको सुनने के लिए लाखों लोग आए थे, वो अब तक आरोपी नहीं है। हादसे वाली जगह से लेकर बाबा की पूरी क्राइम कुंडली पर ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर से उसके दंत था एक गिरा, फिर उसके ऊपर गिरते चले गए। वो पुलिस प्रशासन को जवाब देना चाहिए, किसके कहने से खोला था, इसलिए यह सबरी मृत्यु दुर्घटनाएं हुई है। इसी पंडाल के नीचे गुजरे वो जानलेवा 1 घंटे, जिनमें सत्संग से निकलते लोग कुचलते चले गए। NH-91 पर हाथरस और अलीगढ़ के बीच करीब 20 एकड़ में लगा था पंडाल। लाखों लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन उनके आने जाने के लिए कोई एंट्री एग्जिट गेट नहीं, कोई बैरिकेडिंग नहीं, खाने पीने के इंतजाम, न पंखे के और न ही पर्याप्त पुलिस बल या 5 एम्बुलेंस। इसी पंडाल में मंगलवार को सत्संग चल रहा था। कथित बाबा भोले उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल यहाँ दोपहर करीब 12:30 बजे पहुंचा और 1:30 बजे यहाँ से निकलने लगा। NH-91 पर पहले जाम लगाए खड़े उसके लाखों श्रद्धालु उसके पैरों की मिट्टी लेने के लिए टूट पड़े, लेकिन पुलिस की माने तो बाबा के लठ लेकर खड़े सेवादारों ने उन्हें डंडों के बल पर रोकने की कोशिश की। इसी बीच कुछ लोग इस खेत में गिर पड़े। एफआईआर के मुताबिक जो सेवादार हैं वो डंडों से लोगों को रोक रहे थे और इसलिए लोग एग्रेसिव हो गए और लोग जो है बाबा के पास जाना चाहते थे। यानी कि बाबा के पास जाने का इस कदर पागलपन था कि लोग बाबा की गाड़ी पर टूट पड़े और उसी दौरान भगदड़ हुई। तो पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन एफआईआर में जो बाबा हैं वो आरोपी के तौर पर नहीं हैं और अब तक किसी को भी उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इन सब के बीच बाबा निकल गया, लेकिन भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है और 35 लोग घायल हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में दर्ज पुलिस केस में बाबा का नाम नहीं है। पुलिस ने बाबा के खिलाफ नहीं, उसके प्रमुख सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 110, 126(2), 223, 238 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। ये बात मुख्यमंत्री योगी ने कही, जो खुद बुधवार को हाथरस में रहे। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी। हाथरस के सिकंदराराव थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक सत्संग में 80,000 लोगों के आने की जानकारी दी गई थी, लेकिन करीब 2.5 लाख लोग आ गए, इसलिए व्यवस्था बिगड़ गई। जीटी रोड जाम हो गया था। 1:30 बजे जब बाबा निकला तो लोग उसके पैरों की धूल लेने के लिए टूट पड़े। सेवादारों ने डंडों से लोगों को रोका, सेवादारों ने सहयोग नहीं किया। चौंकाने वाली बात यह है कि इतने लोगों का क्राउड मैनेजमेंट संभालने के लिए मौके पर केवल 40 पुलिसकर्मी थे। हादसे के वक्त मौजूद लोग बेकाबू और बाबा के लिए पागल भीड़ के बारे में चश्मदीद क्या कहते हैं, सुनिए। मैं वहाँ बैठा था बाबा के पास ही। अच्छा। बाबा यहाँ से 1 घंटा वचन दे के चले गए। वो यहाँ के वहाँ के गाड़ी आई है उनकी, वो गाड़ी
बाबा चले गए, उनके आधा घंटा के बाद हादसा हुआ है। जनता भीड़ है, निकली है जनता, तब हादसा हुआ है। बाबा के जाने के बाद हादसा हुआ है। सिकोड़ी लगे, सिकोड़ी पार के, सिकोड़ी पार करके जनता रुकी ना है, जनता घुसी चली गई है। बाबा तो आधा घंटे पहले निकल चुके हैं यहाँ से। ये निकलने के बाद जब हादसा हुआ है। कितने लोग होंगे यहाँ पर? यहाँ लोग तो कम से कम मान लो 1 लाख के करीब था, 1 लाख के करीब था। भर रहा था, मतलब ये था, ये भर रहा था। जैसे कि बाबा निकलने के बाद आदमी नहीं था, ज्यादा लोकल आदमी होता तो और ज्यादा भीड़ उड़ती। इसे बाहर के देश विदेश के आदमी थे। तो जितने लोग थे उसके मुकाबले व्यवस्थाओं के लिए पुलिस कम थी, सेवादार कम थे। पुलिस कम थी, सेवादार तो बहुत थे। पुलिस प्रशासन बहुत कम था, बहुत ही ज्यादा कम था। जो बाबा की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड थे ना, वही लोग थे। मात्र और सिक्योरिटी गार्ड, वो जो पुलिस प्रशासन की बहुत कमी थी। और पुलिस प्रशासन होता तो यहाँ पर रुकावट होती इस जगह, और यहाँ रुकावट होती तो ऐसा हादसा नहीं होता। खुद को परमात्मा बताने वाले और लोगों से खुद से भगवान कहलाने वाले बाबा की क्राइम कुंडली भी धीरे धीरे सामने आ रही है। बाबा उर्फ सूरजपाल यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट LIU में इटावा में नौकरी करता था। 1997 में वो यौन शोषण के आरोप में जेल चला गया। इसके बाद वो 1999 में नारायण साकार हरि बनकर सत्संग करने लगा। जो महिला सत्संग में इसके साथ बैठी दिखती है वो रिश्ते में इसकी मामी लगती है। बाबा के ऊपर आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद और राजस्थान के दौसा में 5 केस दर्ज हैं। साल 2000 में पाखंड फैलाने को लेकर उस पर केस दर्ज हुआ था। बाबा साकार विश्वहरि का जन्म कासगंज के बहादुर नगर में हुआ। वो यहाँ पला बढ़ा और पुलिस विभाग में भर्ती हो गया। उसकी पत्नी का नाम कटोरी देवी है। सूरजपाल 3 भाइयों में से सबसे बड़ा है। इनसे छोटे भाई का नाम राम प्रसाद है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तीसरे नंबर के भाई का नाम राकेश है। एक सिपाही से खुद को भगवान कहलवाने का सफर सूरजपाल ने 24 सालों में तय किया। इस दौरान उस पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज होते रहे और वो अपना धार्मिक कुनवा भी खड़ा करता रहा। सूत्रों के मुताबिक सत्संग का आयोजन करने वाले 26 लोग हैं जो बाबा के बेहद करीबी हैं। अब इतनी अव्यवस्थाओं के बीच फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर त्रासदी के सबूत खोज रहे हैं। भगदड़ का शिकार हुए लोगों के जूते चप्पल इकट्ठा किए जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड को भी मौके पर लाया गया। हालांकि हादसे के लिए जिम्मेदार एक भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं। मौके पर अब बच्चों और महिलाओं के चप्पल जूते बचे हैं। पता नहीं इनको पहनने वाले इस दुनिया में हैं या नहीं। आखिर इन महिलाओं और बच्चों की क्या गलती? उनका अंधविश्वास या बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा? वैसे भारत में ऐसे धर्मगुरुओं की लंबी लिस्ट है जिनके कारनामों से उनके भक्तों का विश्वास टूटता रहा है। बाबा भोले भी उन्हीं में से एक हैं। अब देखना होगा कि बाबा और उनके जो करीबी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। हाथरस के फुलरई गांव से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। इस हादसे में जान गंवाने वाले कुछ लोगों के शव एटा भी ले जाए गए हैं। यहाँ के जिला अस्पताल में 27 शव थे। ज्यादातर की पहचान हो चुकी है। इस पर जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी तनुष्का दत्ता। मैं अभी एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद हूँ और इसकी मॉर्चरी पर मौजूद हूँ एटा में, जहाँ पर हाथरस के भगदड़ के बाद 27 शवों को यहाँ लाया गया था और यहाँ पर ही इन शवों की पहचान और पोस्टमार्टम हो रही थी। कल रात से हो रही थी, जहाँ पर बाकी सारे शवों की पहचान हो चुकी है और वहाँ के उनके परिवारजन ले गए हैं अपने परिवार के सदस्यों को जिनकी मृत्यु हो गई है। 6 शव अभी भी यहाँ पर बाकी हैं, यहाँ पर मौजूद है, जिसे डीप फ्रीज़र में उन्हें रख दिया गया है ताकि जब तक उनकी पहचान ना हो जाए लोग आकर के उनके परिवारजन आकर के देख सकते हैं कि ये उनके परिवारजन है कि नहीं। ऐसे ही एक महिला के साथ मैं मौजूद हूँ अभी। नमस्ते, आप अपना नाम बताएं और आप किसे ढूंढ रही हैं? मेरा नाम उर्मिला देवी है, मेरी लड़की है, बेटी तो आपकी नातनी कितनी उम्र की है? 16 साल की। और आप उन्हें कब से ढूंढ रही हैं? कल से ही ढूंढना है। कल आप सत्संग में आए थे, कहाँ से आए हो? अतरौली थे।
अतरौली से आप दोनों आए थे? हाँ। अब तक वो आपको मिली नहीं है? नहीं मिली। आप कहाँ कहाँ अब तक घूम लिए हैं? अब कहाँ जाऊँ मैं, जहाँ बता देता अब जहाँ बताई जहाँ आए गए, जहू ना आए और वही सिकंदरे में देगी बहू ना आए और पांडाल में ढूंढी, आवाज़ लगवाई, कहीं पता ना मिला। यहाँ पर आपने शव जो है जाके देखे, पहचान की? हाँ पहचान करी, यहाँ तो लड़की है बताई सो ना है, वो नहीं है आपकी नतनी। अच्छा, तो अभी आप मतलब आप कब तक कहाँ और ढूंढोगे? कहाँ ढूंढूं, जहाँ बता रहे वहीं जा रहे हैं। हाँ अब कह रहे हैं कि हाथरस से जाओ। आपके परिवारजन और कोई? जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर समस्या केवल सिर्फ गंभीर ही नहीं है, बहुत ही दुखद भी है कि यहाँ पर एक वृद्ध महिला अपनी नथनी को ढूंढ रही है। वो 16 साल की है और वो दर बदर इधर उधर भटक रही है अपनी नथनी की तलाश में कि कहाँ पर उनकी पहचान हो जाए, उनकी नथनी की पहचान हो जाए। तो यहाँ पर हाथरस से इस स्टैम्पीड के बाद, इस भगदड़ के बाद ऐसे ही कुछ हालात है हाथरस में भी, जहाँ पर परिवारजन और लोग बहुत ही निराश और चिंतित घूम रहे हैं अपने परिवारजनों को ढूंढने के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के संग तनुष्का दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं और हाथरस में हुए इस हादसे का असर आसपास के इलाकों में, अस्पतालों में लोगों को पहुंचाया जा रहा है। तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स इस ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। हाथरस में इतनी बड़ी भीड़ जुटाने वाला स्वयंभू बाबा फरार है, कहाँ है किसी को पता नहीं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने मैनपुरी में लोगों से बाबा के बारे में बात की। मैनपुरी के बिछुआ में जो भोले बाबा का आश्रम है उसके बाहर मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो भोले बाबा को कई सालों से जानते हैं, यानी स्थानीय पत्रकार और निवासी हैं यहाँ के। हम स्थानीय पत्रकारों से बात करेंगे। अभी भैया बता रहे थे मुझे, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी बता रहे थे कि बाबा जी के सत्संग में मीडिया की कवरेज नहीं होती थी। जी बिल्कुल, ये साफ तौर से है कि जब बाबा जी का सत्संग कहीं होता था तो वीडियोग्राफी पूर्ण रूप से बैन रहती है और जो न्यूज़पेपर वाले हैं उनको फ़ोटो वगैरह उपलब्ध करा दी जाते हैं। अगर फोटोग्राफी किसी को लेनी है तो वहाँ जाकर ले सकता है, 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता था, उसके बाद उसको बाहर कर दिया जाता था पंडाल। तो ये आप लोगों ने कभी पूछा नहीं कि भाई वीडियोग्राफी क्यों नहीं आप करवाते? क्योंकि सत्संग में इतनी भीड़ और इतना उनका वो रहता है, उनके खुद सेवादार इतने लगे रहते हैं कि वहाँ किसी चीज़ का बहस करने का वो नहीं होता कि हमें तो अगर न्यूज़ कवरेज करनी है तो अपना न्यूज़ करेंगे, उसके उनसे इस चीज़ की बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ। सत्संग इन भाई साहब की ज़मीन पर बाबा के कई सारे हुए हैं। आप बताइए कि आपकी ज़मीन पर सत्संग हुआ है तो कैसे बाबा ने आपको अप्रोच किया, कैसे? नहीं देखिए, यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पे हमारी जगह है। चूँकि आस्था से जुड़ा सवाल था तो हम लोगों ने मना भी नहीं किया उनको ज़मीन देने के लिए। किस तरीके का प्रोग्राम होता है, क्या क्या होता है? वही सत्संग नॉर्मली जिस तरीके से और जो लोग करते हैं सत्संग, जैसे कि आपने देखे होंगे और भी। अच्छा, तो उनकी सत्संग में व्यवस्थाएं रहती हैं? व्यवस्थाएं उनके खुद के लोग होते हैं, उनका निजी स्टाफ होता है। हाँ। उनके जो सेवादार है, सुरक्षा भी उनकी खुद की होती है। आपने देखे जब उनका काफिला चलता है, उनके काफिले के आगे कम से कम 25 से 30 बाइकें होती हैं। अच्छा, ये बाबा के पास में आप लोग तो 8-10 साल से 12 साल से देख रहे होंगे, कैसे इतना पैसा कहाँ से आया आखिर बाबा के? देखिए, अब ये तो एक अलग चीज़ है, पता नहीं पैसा कैसे आया। आप देखो पैसा, आपको पता चल जाएगा पैसा कहाँ से आया है। ये देखिए ना, ये पूरा लिस्ट लगी हुई है। जिस आश्रम पे आप अभी यहाँ खड़े हुए हैं, इसके बाहर एक लिस्ट लगी हुई है। इसको अगर मैं लंबा जोड़ रहा हूँ, करीबन 5 करोड़ रुपए तो ये सामने दिख रहा है आपको। इसमें जो सब जितने लोगों ने चंदा दिया है, इसमें कम से कम 50 लोगों को मैं जानता हूँ। इनके पास खाने के बांधे पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें देखो 1 लाख, 1.5 लाख, 60,000, 80,000 ये चंदा दिए हुए हैं इसमें। अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से आ रहा है ये? बाबा जी की अगर बात की जाए तो अभी लगभग 10-12 साल का समय हुआ होगा और उसके बाद से इन्होंने अपना प्रवचन चालू किया। अगर इनकी पूरा अगर इतिहास की बात करें तो ये पहले हेड कांस्टेबल भी इटावा में रह चुके और लगभग 28 साल वर्ष इन्होंने सर्विस भी की। उसके बाद में जानकारी के अनुसार जिस तरीके से सुनने में आया है कि इन पर एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद से इन्होंने अपना एक संगठन बनाया और ये प्रवचन चालू उन्होंने कर दिए और देखते ही देखते इतना फेमस हो गया। अच्छा, बाबा के परिवार में के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों तक? बच्चे शायद एटा के रहने वाले हैं, ये सुनने में आया कि एटा के रहने वाले, वहीं उनका परिवार वगैरह है।
और ज़्यादातर आप देख रहे हैं ये पूरी लिस्ट लगी हुई है भारी मात्रा में और चंदा देने वालों की। अब इसके बारे में आपको ये आप देखिए, ये स्थानीय लोग और पत्रकारों ने बाबा के बारे में जानकारी दी। हालांकि मैं इस जानकारी को कोई ऐसा सिद्ध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने केवल इनसे पूछा है और इन्होंने बाबा के बारे में जो जानकारी थी वो हम तक पहुंचाई है। मैनपुरी से मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बाबा के सेवादारों ने एनडीटीवी पर साफ कहा कि वो हादसे के बाद दोपहर 3 बजे मैनपुरी के आश्रम पहुंच गए हैं, लेकिन पुलिस ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि बाबा आश्रम के अंदर नहीं है। ऐसे में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि जब दोपहर 3 बजे बाबा यहां पहुंच गया था तो पुलिस ने उनसे पूछताछ क्यों नहीं की, और सुबह जो 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों का काफिला आश्रम से बाहर निकला, क्या उस काफिले में बाबा भोलेनाथ भी शामिल था? सीओ साहब हमारे साथ में हैं। सर, यहाँ पर हैं अभी बाबा की नहीं अपने आश्रम में? जब कल ही बता चुका कि हम जब यहाँ आए थे तो बाबा तो है नहीं यहाँ पर। अच्छा, बाबा नहीं है, लेकिन उनके जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं वो तो कल कह रहे थे कि 3 बजे के बाद में बाबा यहाँ पर आए थे। आपसे कहेंगे, मुझे तो नहीं कहे सर। हमारे पास बाइट है उनकी, वो आपसे कहेंगे, हमसे तो नहीं कहे ना। अच्छा, हमसे तो नहीं कहे। अच्छा, तो बाबा के खिलाफ में मुकदमा तो दर्ज हो गया है? अब ये नहीं पता मुझे। अच्छा, ये नहीं पता। नहीं। अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में भी कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। देखिए हमारे सहयोगी अदनान खान की ये रिपोर्ट। हाथरस के सिकंदराबाद में हुई कल भगदड़ की घटना के अंदर कल देर शाम यहां 4 लोगों को लाया गया और उनका उपचार जैन मेडिकल कॉलेज में कराया गया, जिसमें से सबको छुट्टी दे दी गई है। एक बच्ची जो एडमिट है, उसके बाद लगातार बॉडियों का सिलसिला, डेड बॉडी का सिलसिला जारी रहा। 38 शव अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज से मोर्चरी यहाँ लाए गए। देर रात इनका पोस्टमार्टम किया गया और सभी की शनाख्त होने के बाद सौंप कर दी गई है बॉडी उनके परिजनों को। 10:30 बजे मुख्यमंत्री हाथरस पहुंचेंगे और जानेंगे जो घायल व्यक्ति हैं उनका हाल। अलीगढ़ से अदनान खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सेबी ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च, नाथन एंडरसन और मॉरिशस के विदेशी निवेशक मार्क किंगडन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सेबी ने उन्हें ये नोटिस ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के लिए जारी किया है। सेबी ने आरोप लगाया है कि हिंडनबर्ग ने नियमों का उल्लंघन कर अदानी समूह के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग कर लाभ कमाया। सेबी के पॉइंटेड आरोपों के जवाब में हिंडनबर्ग ने उल्टा सेबी को ही कटघरे में खड़ा किया, लेकिन किसी भी आरोप का तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया है। अपने जवाब में हिंडनबर्ग ने ये माना कि अदानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए कोटक बैंक के बनाए एक ऑफशोर फंड का इस्तेमाल उसके इन्वेस्टर पार्टनर ने किया। कोटक ने भी इसके बाद सफाई दी कि हिंडनबर्ग कभी ग्राहक नहीं रहा। हमें नहीं पता कि फंड के किसी निवेशक की हिंडनबर्ग से पार्टनरशिप। निवेशकों ने घोषणा पत्र दिया था कि वो किसी और व्यक्ति के लिए नहीं है। अब जरा हिंडनबर्ग और कोटक के जवाबों को एक साथ देखें तो दोनों में जो विरोधाभास है वो नजर आता है। जहां हिंडनबर्ग खुद मान रहा है कि उसके इन्वेस्टर पार्टनर ने कोटक फंड का इस्तेमाल शॉर्टिंग के लिए किया, लेकिन कोटक इससे इनकार कर रहा है। तो इस पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रॉफर्ड बेली एंड कंपनी के संजय अशर। संजय, जो अभी विरोधाभास भी कई तरह के नजर आ रहे हैं और जो सेबी के मुताबिक आपको क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि हिंडनबर्ग ने कौन से
नियम तोड़े हैं? देखो, आप पहले एक रिपोर्ट रजू करते हो और पहले शॉर्ट पोजीशन लेते हो और उसके बाद आप रिपोर्ट सबमिट करते हो कि बाबा कुछ अडानी ग्रुप की एंटिटीज में कुछ गड़बड़ है। वो दिखाई देता है कि आपका मकसद ये है, आपका इंटेंशन ये है कि आपको ऐसे रिपोर्ट छाप के आपको कुछ पैसे कमाने हैं जो लॉ के अगेंस्ट है, न्याय के अगेंस्ट है। तो इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि अगर आप कोई रिपोर्ट छापते हो तो फिर आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी पोजीशन वो स्टॉक पे नहीं लेनी चाहिए। सो हाइडेनबर्ग ने अगर पोजीशन ली है रिपोर्ट छापने के बाद के रिपोर्ट छापने के पहले, वो गलत है। क्योंकि अगर आप जिम्मेदार एक इंस्टीट्यूशन है और अगर आप जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन है तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपको फायदा होवे और मार्केट के इन्वेस्टर लोगों को गैर फायदा हो जाए। और दूसरी बात कि ये तो ऐसा होता है कि देखो आपने पर्पसली ये किया विथ इंटेंशन कि भाई आपको पैसे ऐसे बनाने हैं कि भाई जिसमें मार्केट को आप डिफरेंट रास्ते पे आप चला रहे हो। जी जी, तो आपको अभी हमने ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को भी अपने दिखाया कि कोटक का क्या जवाब है और हिंडनबर्ग के क्या जवाब हैं। तो दोनों के जो दोनों कह रहे हैं उसमें विरोधाभास दिखता है साफ तौर पे। कोटक और हिंडनबर्ग के जवाबों में आपको कौन सा विरोधाभास दिखाई दे रहा है? क्या आपको लगता है कि ये संभव है कि कोटक को पता ही नहीं कि फंड के निवेशक कौन है? कोटक को शायद पता नहीं होगा कि कौन है उसका निवेशक। However, कोटक को एटलीस्ट ये तो केवाईसी के जरिए ये तो देखना चाहिए कि भाई ये जो इन्वेस्टर है वो कौन है और उसका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है ये जो पोजीशन ले रहा है। क्योंकि कोटक के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे इन्वेस्टर ले कि जिसने मार्केट में पोजीशन नहीं लिया है, जिसने कोई रिपोर्ट छापा नहीं है, वो रिपोर्ट छापने वाला नहीं है। उतनी जिम्मेदारी तो रहती है क्योंकि उसमें तो सारे रिटेल शेयर होल्डर्स को भी उसको अफेक्ट होता है। जी, हम और आपके जैसे रिटेल शेयर होल्डर्स हैं उसको नुकसानी हो सकती है, तो उतनी तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ध्यान रखना चाहिए। एक बार जरा दर्शकों को बता दें, एक बार समझना ज़रूरी है कि सेबी ने आरोप क्या हिंडनबर्ग पर किन गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। तो सेबी ने अपने नोटिस में ये कहा है कि हिंडनबर्ग ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, गलत डिस्क्लेमर दिए हैं, रिसर्च एनालिस्ट नियम का उल्लंघन किया है, कोटक फंड सिर्फ शॉर्ट सेलिंग के लिए बनाया गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बेबुनियाद आरोप हैं, गलत बयानी है, शेयरों के दाम गिराकर मुनाफा कमाने के लिए की गई है ये कार्रवाई और भारतीय निवेशकों को नुकसान हुआ है और इससे हिंडनबर्ग को फ़ायदा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ सेबी ने अपने नोटिस में कही है। तो संजय अशर, आपको अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि क्या नियम टूटे और ये रिपोर्ट छपने जा रही है, इसकी जानकारी होते हुए शॉर्ट पोजीशन लेना इनसाइडर ट्रेडिंग का उदाहरण नहीं है? डायरेक्टली उदाहरण तो नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे कुछ छापते हो जो जिससे आपको मुनाफा होवे और पब्लिक को नुकसानी होवे, तो वो आप उसकी स्पिरिट पे जाते हो, लेटर पे नहीं, बट उसकी इंटेंशन और स्पिरिट पे जाते हो, तो वो बैठ सकता है कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग का भी उल्लंघन वो लोग ने किया है। क्योंकि सेबी का जो फॉर्म हुई है उनका मकसद ये है कि इन्वेस्टर्स, होलसेल इन्वेस्टर होवे कि रिटेल इन्वेस्टर होवे, सबके ऊपर बराबर निगरानी रखे और किसी को भी नुकसानी नहीं होवे और मार्केट का कारोबार स्ट्रेट लाइन की मेथड से चले। अगर कोई डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली जैसे रिपोर्ट छपा के अगर आप मार्केट को मैनिपुलेट करते हो तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग में बैठ सकता है और कह सकते हैं कि भाई हिंडनबर्ग ने इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस भी वायलेट किया है जी। क्योंकि कोई भी कोर्ट और कोई भी आपको लॉ का आपको इंटरप्रेट करना रहता है, सिर्फ सिंपल पढ़ के
नहीं होता है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि बाबा आपने क्या किया है, आपने शॉर्ट किया, आपने रिपोर्ट सबमिट किया, आपने रिपोर्ट गलत सबमिट किया, वो सब आपकी जो एक्शंस है वो दिखाई देता है कि बाबा आपने ये किया, आपको मुनाफा कमाने के लिए वो इनसाइडर ट्रेडिंग में भी आ सकता है। तो अब आप ज़रा ये समझा दीजिए कि यहाँ पे जो सेबी का नोटिस है उसके मुताबिक कई तरह के जो नियम हैं उसको नज़रअंदाज किया है हिंडनबर्ग ने, तो वो क्या क्या नियम है जो टूटे हैं एक बार फिर से ये समझ लें, और ये भी कि इन शॉर्ट सेलर के खिलाफ नियमों के तहत कौन से एक्शन संभव हैं। ये तो दो, मेरे हिसाब से तो दो नियमों टूटे हैं, एक तो इनसाइडर ट्रेडिंग और दूसरा जो FUTP है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है वो भी लागू पड़ सकता है, तो उसमें पेनल्टी लग सकती है। पहले इनसाइडर ट्रेडिंग में तो जो आपको मुनाफा आया है जिसको डिसगॉर्जमेंट कहते हैं, तो वो डिसगॉर्जमेंट वापस आपको दे देना होता है जो आपको मुनाफा हुआ है वो। और दूसरी बात, सेबी पेनल्टी लगा सकती है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप 5 साल तक आप मार्केट में कोई भी बाय सेल नहीं कर सकते हो, आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो कोई भी कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं बन सकते हैं, आपको फाइन भी लग सकता है कि भाई 5 गुना की 10 गुना आपने जो मुनाफा किया है वो फाइन भी सेबी लगा सकती है, तो कई तरह के पेनल्टीज लग सकती है। दूसरी बात कि जो FUTP है उसमें भी आपको फाइन लग सकता है कि जो आपने मुनाफा कमाया है, जो मुनाफा किया है वो तो आप दे ही दो, उसके अलावा भी 5 टाइम 10 टाइम डिपेंडिंग ऑन कि कितना गहरा गुना है उस हिसाब से सेबी पेनल्टी लगा सकती है। आप कह रहे हैं सेबी भी पेनल्टी इस पर लगा सकती है, तो जी तो कोटक है और हिंडनबर्ग है, इन दोनों के जो जवाब हैं इसमें काफ़ी विरोधाभास है। सेबी ने नोटिस इस पर दिया है और आप बता रहे थे कि सेबी जो है इसके खिलाफ पेनल्टी भी लगा सकती है। धन्यवाद आपका संजय आशर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसे समझाने के लिए कि यहाँ पे मामला है क्या, हुआ क्या है और सेबी क्या एक्शन ले सकती है, किस तरह के नियम टूटे हैं, ये बता रहे थे हमें संजय आशर। तो इस वक्त एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद लौटते हैं। कई तरह की राजनीतिक हलचल है झारखंड में, आपको बताएंगे कि क्या झारखंड में मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। झारखंड में एक बड़ा सियासी बदलाव हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पद से इस्तीफा देंगे और उनकी जगह हेमंत सोरेन फिर से राज्य का जिम्मा संभालेंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। आज शाम 6 बजे के करीब झारखंड के राज्यपाल भी रांची पहुंच रहे हैं। उसके बाद सियासी गतिविधियां और तेज होंगी। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी से झारखंड के इस बड़े सियासी घटनाक्रम पर बात की है। क्या माने कि झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? देखिए, ऐसी कोई बात अभी इस तरह से नहीं आई है सामने। मीटिंग तो होगी ही, क्योंकि हमारे माननीय हेमंत जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, और गठबंधन की सरकार है वहाँ पर। जेल से आने के बाद सबसे एक साथ, क्योंकि जेल में आपको पता होगा कि माननीय हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 5 साल तक एक निर्दोष व्यक्ति को, जो इतने बड़े आदिवासी लीडर है, उनको जेल में रखना, उनसे एक तरह से रिजाइन करवाना मुख्यमंत्री पद से, कितना बड़ा अन्याय है। आप बाहर हो गए तो क्या फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालें? बाहर आए हैं तो अब तो चुनाव है नजदीक, तो एक तो जैसे बात ये हो रही है कि शायद भाजपा समय से पहले ही चुनाव करा दे 3 स्टेट का एक साथ, तो उस पर विचार विमर्श करना है उनको अपने विधायकों के साथ, गठबंधन के विधायकों के साथ, ताकि पूरी तैयारी हो और समय से पहले जो है उसके लिए एक टारगेट फिक्स किया जा सके कि कैसे क्या काम करना है। ये बात हो सकती है। और साथ में सारे विधायक जब एक साथ बैठेंगे, मंत्रीगण बैठेंगे, तो उस मीटिंग में सब लोग मिलकर ही ना कुछ तय करेंगे कि भविष्य में क्या होगा। यह भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में फिर से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़े। देखिए, इस तरह की कोई बात चूंकि अभी तक हुई नहीं है, इसलिए मैं इस पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कह सकती। लोग तरह तरह से कयास लगा रहे हैं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
लेकिन हम लोगों के पास इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन लेकिन नहीं आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का बन के चुनाव लड़ाए तो ज्यादा बेहतर होगा? है। इस पर भी मैं कोई राय नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार तो अच्छे से चल रही है और इसमें सभी का साथ है, माननीय हेमंत जी का भी साथ है, चंपई दाखवी और तमाम हमारे लीडर्स का साथ है। सब लोग मिलजुल के अच्छे से सरकार चला रहे हैं। जो फैसला लिया जाएगा मिलजुल के फैसला लिया जाएगा। जो भी फैसला होगा, हमारे यहाँ सांगठनिक रूप से फैसले होते हैं और वो पार्टी के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठकर ही लिए जाते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं प्रभाकर। हमने महुआ माझी की बातचीत सुनी, हमारे सहयोगी राजीव रंजन उनसे बात कर रहे थे। महुआ माझी ने कहा कि अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन काफ़ी वहाँ पे राजनीतिक हलचल है। प्रभाकर, और क्या ताज़ा खबर वहाँ से आई है, इसे लेकर ये भी बताया, आप लोगों ने जानकारी दी है कि वहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो भी पहुँच रहे हैं रांची और 6 बजे गतिविधियाँ इस पर तेज़ होंगी, मीटिंग्स का दौर शुरू हो रहा है। जी देखिए, आज सुबह से जो है वो जेएमएम के जो विधायक हैं उनकी मीटिंग हो रही थी और साथ में इंडिया अलायंस के जो बाकी घटक दल हैं उनके विधायक भी थे। तो कुल मिला के इंडिया अलायंस के जितने भी विधायक हैं उनकी वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, जिसमें कि हेमंत सोरेन मौजूद थे, चंपई सोरेन मौजूद थे, कांग्रेस के लीडर्स मौजूद थे, लेफ्ट के लीडर्स मौजूद थे, जितने भी अलायंस पार्टनर्स मौजूद थे। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जितने भी विधायक थे उसमें से ज़्यादातर विधायकों का ये मत था कि हेमंत सोरेन जो है वो न केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालें बल्कि पार्टी की कमान भी संभालें, क्योंकि झारखंड में अगले 5 से 6 महीने में चुनाव होना है। उनका मानना है कि क्योंकि ये एक बड़े आदिवासी चेहरे हैं, शिबू सोरेन जी के लड़के हैं, इन्हें जेल भेजा गया था, तो एक तरह से जो सिंपैथी वेव होती है, जो आदिवासियों का जो वेव है, जो वहाँ के जो वोटर्स हैं उनका जो सिंपैथी वेव है, उसका इन्हें फ़ायदा मिलेगा, सहानुभूति का फ़ायदा मिलेगा। और वो फ़ायदा ज़्यादा तब मिलेगा जब वो कि सरकार के कुर्सी पे भी हो और साथ में पार्टी के कुर्सी पे भी हो। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चंपई सोरेन जो है उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष जेएमएम का बनाया जा सकता है, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और शिबू सोरेन जी के काफ़ी करीबी रहे हैं, हेमंत सोरेन के पिता के करीबी रहे हैं, वरीय नेता है, वरिष्ठ नेता है, तो उन्हें पार्टी की कमान दी जाएगी और हेमंत सोरेन जो है वो पार्टी के फेस होकर लड़ेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी में होता है। अब जो है 6 बजे के आसपास में जो गवर्नर हैं, राज्यपाल है, वो आ रहे हैं रांची और उसके बाद जो है राजनीतिक गतिविधियाँ रांची में तेज़ होगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये मिलने का उनसे समय मांगेंगे। उसके बाद चंपई सोरेन जो है अपना इस्तीफ़ा देंगे और उसके बाद उन्हें फिर से सरकार बनाने के लिए ये दावा पेश करेंगे और वो राज्यपाल कब उनका समय देते हैं। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम जो है ये 2 से 3 दिन के अंदर सिमट जाना चाहिए और उसके बाद आप देखेंगे कि जो तैयारियां हैं जेएमएम की चुनाव को लेकर वो हेमंत सोरेन के लीडरशिप में होगा। जी तो प्रभाकर, आपने जैसा कहा कि एक सिंपैथी वेव हो सकती है हेमंत सोरेन के लिए, एक बड़ा आदिवासी चेहरा हैं, शिबू सोरेन के लड़के हैं, जब वो जेल गए थे हमें याद है उसके बाद भी ये घटना राजनीतिक वहाँ पे हलचल बहुत तेज़ थी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री और उसके बाद चंपई सोरेन का नाम सामने आया। लेकिन ये जो चेंज हुआ था उसमें भी काफ़ी तरह के नाम सामने आ रहे थे और हलचल थी। अब जब ये वापस अगर हम माने कि हेमंत सोरेन बागडोर संभालेंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की अगुवाई में उनके सीएम वो रहेंगे और चुनाव लड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में, तो ये सब कुछ आपको लग रहा है कि बिना किसी ज़्यादा उठापटक के हो जाएगा आसानी से? चंपई सोरेन को लेकर पार्टी के जो तमाम विधायक हैं उनकी क्या राय है और उन चंपई सोरेन के लिए किस तरह का रोल अब आगे देखा जा रहा है? देखिए, जो चंपई सोरेन है या कोई हो उनकी जगह पे अगर किसी को मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाया जाता है तो वो नाराज़ होंगे। वो खुशी खुशी मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई नहीं छोड़ता है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें चंपई सोरेन भी जो है वो इस पूरे घटनाक्रम से, पूरे निर्णय से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन शायद उनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है। अभी उन्होंने भी खड़े होकर हेमंत सोरेन का नाम मीटिंग में प्रपोज़ किया, ये जानकारी हमारे पास आ रही है, क्योंकि उनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है। आने वाले समय में क्या वो अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए, हेमंत सोरेन और उनके जो समर्थक हैं वो इस बात से खासे उत्साहित हैं कि ये जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया था जिसमें उन्हें बेल दिया गया, ये वर्डिक्ट केवल वर्डिक्ट नहीं था, बल्कि इसमें जिस तरीके से ईडी के ऊपर कोर्ट ने टिप्पणी की, जिस तरीके से उन्हें ये बताया कि ये निर्दोष थे और इनके ऊपर केस बनता ही नहीं था
और जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो PML के तहत जो केस दर्ज किया गया था उसका मामला तो बिल्कुल नहीं बनता था। उसके बाद से काफ़ी उत्साहित हैं, ये हेमंत सोरेन भी उत्साहित हैं, उनके समर्थक भी उत्साहित हैं और यही कारण है कि उनका मानना है कि हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापस आते हैं तो उसका खासा फायदा मिलेगा उन्हें। जी धन्यवाद आपका प्रभाकर। हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लौटते हैं तो उसका फायदा मिलेगा पार्टी को और ये हो सकता है कि ये जल्दी अगले 2-3 दिनों में सब तय हो जाए और उसके बाद जब चुनाव होंगे झारखंड में तो मुख्यमंत्री के लिए हेमंत सोरेन ही होंगे मुख्यमंत्री के पद पे और देखना होगा कि चंपई सोरेन के लिए क्या तय होता है। तो झारखंड में जो है इस समय काफ़ी राजनीतिक गतिविधियां तेज़ी से चल रही हैं।